मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। T20 सोशल साइंस सीरीज श्रृंखला 6 के अंतर्गत आज हम जल संसाधन टॉपिक पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, किसने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, किसने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस हमारे देश के फर्स्ट प्रधानमंत्री बने। कौन बने? फर्स्ट प्रधानमंत्री बने। अब महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जान लीजिए। पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी थे और साथ में ये तीसरे क्रम के मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्होंने अग्नि मिसाइल को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और इसके बारे में जान लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है। आधुनिक भारत का मंदिर को कुछ प्रश्नों में आधुनिक तीर्थ के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दो तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पहला ऑप्शन है लगभग आधा, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है लगभग 2/3, चौथा ऑप्शन है लगभग 3/4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा चौथा ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है। तो आपका जो उत्तर होगा लगभग 3/4 जल से ढका हुआ है यह पूरी पृथ्वी। तब अब यहाँ जान लीजिए कि लगभग इस पृथ्वी पर अगर हमें प्रश्न बनता है तो 71% जो है पानी इस पूरे पृथ्वी पर पाया जाता है। लगभग जो 29% है वह स्थल है। स्थल को हम भूमि भी कहते हैं। उसके बाद बचा लगभग इसी पृथ्वी पर लगभग जो है इसमें 71% पानी जो पाया जा रहा है उसमें लगभग 97% जो पानी है या 97.5 भी कहीं कहीं पूछा जाता है, जो पानी है वह खारा है। और जो पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ इस तरह से अगर देखा जाए, इस पूरी पृथ्वी पर जो पानी पाया जा रहा है वो 97.5 है। तो उसका 2.5% जो पानी है वह केवल मीठा पानी है और उसमें पीने योग्य जो पानी है वह 0.03% ही है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रिहंद बांध जो परियोजना है वह ऑप्शन सी सही होगा। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। अब इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जो रिहंद नदी है यह जो बांध बना हुआ है वह उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी जो है वह सोन नदी एक है, उसकी सहायक नदी है, सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसी नदी पर एक कृत्रिम झील भी बना हुआ है, कृत्रिम झील बना हुआ है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? यह भारत के
मतलब भारत में जो यूपी है, यूपी के पहले सीएम थे, इसीलिए इनके नाम पर इस कृत्रिम झील का नाम रखा गया। साथ ही में जो यह कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। कृत्रिम झील का मतलब होता है व्यक्तियों द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया। और ये जो रिहंद नदी है वह आपका एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़ भारत में। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मत रिंगा पहाड़ी से निकलती है। और यह जो रिहंद परियोजना है आपका, इससे प्रश्न बन सकता है, यह उत्तर प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना भी है, नदी घाटी परियोजना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है चौथा, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, हीराकुंड जो बांध परियोजना है वह आपका उड़ीसा राज्य में है। किस में है? उड़ीसा राज्य में है। अब यह उड़ीसा राज्य में किस नदी पर है ये भी जानना जरूरी है। तो यह मतलब है जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। अब ये महानदी पर बना है तो महानदी निकलती कहाँ से है? तो यह छत्तीसगढ़ एक राज्य है भारत का, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और जो हीराकुंड बांध है इससे संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है, जो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना है। यह लगभग 1957 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसका जो उद्घाटन है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बांध का बनने का मुख्यतः जो उद्देश्य था, आपका उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करना, साथ ही में सिंचाई प्लस बिजली का उत्पादन करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में उपलब्ध पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 95%, दूसरा ऑप्शन है 96%, तीसरा ऑप्शन है 97.5%, चौथा है 98%। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 97.5% जो है पानी जलमंडल के रूप में पाया जाता है। इससे संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। जो 97% जो पानी है वह महासागरों में पाया जाता है। जो शेष पानी है वह 2.5% आपका मीठा पानी है जो ग्लेशियर और बर्फ के रूप में पाया जाता है। अब इससे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है भारत में कब मनाया जाता है? तो वह आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है कोसी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, नागार्जुन सागर परियोजना वह आपका कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब जो कृष्णा नदी है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये जो बांध है वह आज के डेट में आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना
की सीमा पर स्थित है। इस बांध की जो नींव रखी गई थी वह भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। कब? 1955 ईस्वी में। कब रखी गई? 1955 में। इसका नाम नागार्जुन रखने के पीछे क्या कारण था? भारत में एक विद्वान थे जो बौद्ध विद्वान थे, नागार्जुन थे, उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा। नागार्जुन ने एक मत दिया था शून्यवाद का मत दिया था। ये भी पूछा जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना से लाभान्वित करती है? तो पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा परियोजना, दूसरा है टिहरी परियोजना, तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना, चौथा है नागार्जुन सागर परियोजना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दामोदर घाटी जो परियोजना है, यह उत्तर आपका सही है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो 1948 में शुरू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी और यह मतलब अमेरिका यूएसए की एक नदी घाटी परियोजना थी जिसका नाम था टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। और इस नदी घाटी परियोजना में वर्तमान में झारखंड, उस समय का बिहार और पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है सतलज, तीसरा है कोसी, चौथा है ब्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सतलज नदी। कौन सा उत्तर होगा? सतलज नदी। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मतलब कहने का मतलब है उद्गम क्षेत्र क्या है, देख लेते हैं। तो यह तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, उसी के पास एक झील है जिसका नाम है राकस ताल झील, वहाँ से निकलती है। अब यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में मतलब है 1963 में इसको मतलब है राष्ट्र को समर्पित किया गया, बन करके इसका मतलब तैयार हो गया था। यह भारत का दूसरा सेकेंड स्तर का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा नहीं है, ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है ऊंचाई में। इस तरह ऋग्वेद में सतलज नदी का प्राचीन जो नाम मिलता है वह शतुद्री मिलता है। क्या मिलता है? शतुद्री भी मिलता है। इसका मतलब ये बहुत प्राचीन नदी है जिसका वेदों में भी उल्लेख मिलता है। इससे संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। जो भाखड़ा नंगल बांध है वह आपका भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर पड़ता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में, भारत में 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है इस प्रकार है, नैनी झील पहला जो है, दूसरा जयमंत झील, ये तीसरा है भोपाल झील, चौथा है आपका भीमताल झील। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा, भोपाल झील। अब इससे संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। भोपाल झील को भोज ताल झील के नाम से भी जानते हैं। अब इसे राजा भोज ने बनवाया था 11वीं सदी में। और ये राजा भोज आपके परमार राजपूतों का एक वंश था, परमार वंश, उसके मतलब है शासक थे या राजा थे।
और परमाणु की जो राजधानी थी उस समय, इनके समय में, वह थी धारा नगरी। क्या नगरी? धारा नगरी थी। इस झील का बनाने का मेन पर्पज या उद्देश्य था जल संरक्षण और सिंचाई करना। और इसके आगे देख लीजिए, भोपाल जो झील है वह आज के डेट में कहाँ पड़ेगा? तो भारत का एक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, वहाँ पड़ेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। तो राणा प्रताप जो सागर बांध है, यह मतलब है, इसका ऑप्शन पहला सही होगा, जल विद्युत ऊर्जा। क्या उत्तर सही होगा? जल विद्युत ऊर्जा। अब इससे संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। जो इसका उद्गम है राणा प्रताप सागर बांध, अब ये जानना पड़ेगा कि किस नदी पर है, किस उद्गम या नदी पर है। तो यह नदी है आपका चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अब चंबल नदी का जो उद्गम है वह कहाँ है? आपका यह विंध्य जो पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, उससे होकर निकलती है। अब चंबल नदी की जो कुछ खास विशेषता ये है कि यह मतलब है बीहड़ बनाती है। बीहड़ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ और खाबड़, जो मतलब है डकैतों का रैन बसेरा भी माना जाता है। अब इसी नदी पर जो चंबल नदी है, उस पर कई बांध और बने हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, तो एक कोड के माध्यम से देख लेते हैं। गजरा आपको याद भी होगा, गजरा एक फूल भी होता है। तो ग से आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध। ज से हो जाएगा आपका जवाहर लाल सागर बांध। रा से हो जाएगा आपका, ठीक, रा तो पूछा ही है, तो इसको हम राणा प्रताप करके याद कर लेंगे, राणा प्रताप सागर बांध। तो एक फूल के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। गजरा क्या है? वो चंबल नदी पर 3 बांध हैं, जो एक का नाम गांधी सागर बांध है, दूसरे का जवाहर लाल सागर बांध है, तीसरे का नाम राणा प्रताप सागर बांध है। अब ये देखिए, जो आपका गांधी सागर बांध है वह आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और जो जवाहर सागर बांध है और राणा सागर बांध है वो दोनों आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। और अब इसको बनाने का मेन पर्पज क्या था? मेन आपका उद्देश्य क्या था? भाई सरकार ने इसको बनाया होगा तो इसका कुछ उद्देश्य और एम रहा होगा। तो भाई कोई भी बांध बनता है तो पहला काम करने के लिए हम भाई सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा मतलब है कर सकते हैं जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, तीसरा मतलब है बनाने का पर्पज ये भी होता है कि भाई बाढ़ नियंत्रण भी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका होगा गंगा नदी। कौन सा उत्तर होगा? गंगा नदी। अब यहाँ हम गंगा नदी से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। भाई गंगा नदी है वह मतलब है उत्तराखंड, भारत का एक राज्य है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, निकलते हुए फिर आपके कलकत्ता मतलब पश्चिमी बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब समुद्र में। अब इससे संबंधित और चीज़ें देख लेते हैं। गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और हिंदू धर्म के लोग इसे मतलब है गंगा माँ के नाम से भी संबोधित करते हैं या माता के नाम से भी संबोधित करते हैं। और हिंदू धर्म के लोग इसे एक पवित्र नदी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र नदी भी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी का जो उल्लेख है आपका जो मतलब है वेदों में भी मिलता है। वेदों में ऋग्वेद में एक बार इसका उल्लेख किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार उल्लेख किया गया है। तो और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार किया गया है। ऐसे तमाम अन्य नदियां हैं भी, उनका भी उल्लेख किया गया है। अब यहाँ देखना है कि भाई भारत की सबसे बड़ी लंबी है, इसकी लंबाई जो है आपका जो गंगा नदी की लंबाई है वह मतलब है बहुत आसान है, 25-25 है। कितना है? 25-25 मतलब
2525 किलोमीटर इतनी लंबी है, तब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखना है कि भाई भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी हो गई, तो इसमें एक ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है वह मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है, जो मतलब है कि महाराष्ट्र से निकल के मतलब है किसी पहाड़ से निकलती है, निकलते हुए सबसे लंबी नदी है जो कि दक्षिण भारत की मानी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो पहला ऑप्शन है नदी का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है झरना का जल, चौथा है समुद्री जल। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखने से ही लग रहा है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, समुद्री जल। समुद्री जल सबसे खारा होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं समुद्री जल खारा होने का कारण क्या होता है, कारण देखना बहुत ज़रूरी है। तो समुद्री जो जल होता है खारा, वो नदियाँ क्या होती है, बरसात के दिनों में अपना पानी मलबा हर चीज़ बहा के लाती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, खनिज लवण घुले होते हैं, उसकी वजह से की मात्रा होती है। और समुद्र भाई पर्वतों पर भी ज्वालामुखी मतलब है निकलता है, और समुद्र मतलब पानी में भी ज्वालामुखी निकलते हैं, तो उसके भी जो है आपके खनिज और लवण होते हैं, वह उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है आपका खारा होता है, हो जाता है। अब यहाँ देखना है कि बात समुद्रों की हो रही है, तो भारत पूरे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। उस महासागरों में सबसे जो बड़ा महासागर है, जो खारा है पानी जिसका, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। और सागरों में बात करें, सागरों में बात किया जाए तो मृत सागर का जो पानी है वह इस पृथ्वी पर सबसे खारा है, और महासागरों में आपका अटलांटिक महासागर का जो पानी है वह सबसे खारा है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्य परीक्षाओं के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा आपका तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका तमिलनाडु होगा। कौन सा उत्तर होगा? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु उत्तर सही है। इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। कहने का अर्थ है कि यह जो तमिलनाडु है आपका भारत का पहला राज्य है जिसने अनिवार्य रूप से वर्षा जल मतलब वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए अनिवार्य कर दिया। एक तरह से इन्होंने कानून बना दिया है। कानून कब बना? 2001 में। और इसलिए बनाया गया क्योंकि और यह चेन्नई शहर जो है वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, साथ में राजधानी भी है। और वहाँ का जो भूजल है, इससे क्या हुआ, वहाँ पर 50% वृद्धि हो गई जल की बनाने से, क्योंकि वहाँ पर भूजल पानी की बहुत कमी हो गई थी। अब देखिए प्राचीन काल में अगर हम थोड़ा जाएँ, प्राचीन काल में एक राजवंश था दक्षिण में जिसे हम बोलते हैं चोल वंश। चोल वंश के जो राजाओं ने क्या किया था, जो मंदिर होते थे, मंदिर के आसपास जो इलाका होता था, लोग हमेशा आते थे मतलब मंदिर में पानी चढ़ाने अन्य चीज़ करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने मंदिर के आसपास भी मतलब है बड़े बड़े जलाशय बनवाए थे। क्या बनवाए थे? जलाशय बनवाए थे। उनको उन्होंने नाम दिया था शिव गंगा टैंक। ठीक है, शिव गंगा टैंक आज के डेट में कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे जलाशय कहना उचित है, क्योंकि वो भाई प्राचीन काल की बात है। टैंक अंग्रेजी शब्द है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ड्रीप सिंचाई प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। तो अब ड्रीप प्रणाली को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं टपक प्रणाली। क्या कहते हैं? टपक प्रणाली। मतलब इसको बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघालय राज्य में ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया। ये जो प्रणाली है मेघालय में, ये 200 साल पुरानी है। 200 साल से ज़्यादा समय से ये प्रणाली चल रही है। इसमें क्या किया जाता है, बांस जो होता है, बांस के खोखले पाइप को काट करके खोखले पाइप बना लिए जाते हैं। उससे काफ़ी दूर तक मतलब है कि लगभग 20 से 80 प्रति मिनट एक एक बूंद टपक के रूप में छोड़ा जाता है, और जिससे सिंचाई होती है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं। अब ये भी जानना अति महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा विश्व में जो बारिश होती है वह मेघालय में ही होती है, जिसे हम बोलते हैं मासिनराम। लेकिन वहाँ पर जो पानी बारिश होती है उस पहाड़ों की ढालों से निकल जाता है,
मौसिनराम। इस वजह से वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था के द्वारा खेती वहाँ के लोग किसान करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है 18%, 20%, दूसरा, तीसरा 22%, चौथा है 24%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही का मतलब है कि आपका 22% सही होगा। अब इससे संबंधित और कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का जो पहला विद्युत संयंत्र है वह कहाँ लगाया गया? तो यह आपका है पश्चिमी बंगाल का एक एरिया है जिसे हम बोलते हैं दार्जिलिंग। क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग। वहाँ पर लगाया गया था। कब लगाया गया? 1897 ईस्वी में। और पूरे बिजली उत्पादन में भारत का जो बिजली उत्पादन मतलब है पानी से है वो पूरे विश्व में वह तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर बिजली कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। उत्पादन घट बढ़ भी सकता है लेकिन ज़्यादातर यही प्रदेश ही है। इसकी उत्पादन क्षमता है 56,000 मेगावाट है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश को भारत की जल विद्युत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाई स्कूल के बच्चों के साथ साथ प्रतियोगी बच्चों के लिए भी है। अब पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, दूसरा ऑप्शन है मासिनराम, तीसरा ऑप्शन है शिलांग, चौथा ऑप्शन है विलियम नगर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह आपका मतलब विश्व मासिनराम में होता है। दूसरा ऑप्शन अभी मासिनराम में हो रही है। तो मासिनराम आपका पड़ेगा कहाँ? तो यह पड़ेगा आपका भारत का एक राज्य है आपका मेघालय। कहाँ पड़ेगा? मेघालय। ठीक। और मेघालय को इतना ज़्यादा बारिश होती है कि मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। और इसके पहले स्थान पर आपका चेरापूंजी भी था। चेरापूंजी भी वर्तमान में यह पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत के ही पहले और दूसरे पर लड़ाई चल रही है, होड़ चल रही है प्रतियोगी छात्रों की तरह आगे बढ़ने के लिए। और यह जो बारिश होती है यह बंगाल की जो खाड़ी से नम हवाएं आती हैं उन्हीं के कारण यहाँ पर खूब ज़बरदस्त बारिश होती है। और यहाँ की एक पहाड़ी मेघालय में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी, उससे टकरा करके यहाँ पर खूब वर्षा होती है। और इसे मेघालय में 3 पहाड़ियाँ मशहूर हैं जिसका नाम है गारो, बता दे रहे हैं आप लोगों को, गारो, खासी और एक और है जिसका नाम है जयंतिया। ये तीनों प्रसिद्ध हैं। और वहाँ पर इस पहाड़ी के नाम पर 3 जनजातियाँ भी पाई जाती हैं विशेष तौर पर, जान लीजिए आप लोग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग जल प्राप्त होता है? परसेंटेज में बताना है। तो पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7%, चौथा है 10%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा विश्व का कुल वर्षा का जो प्रतिशत भाग जल के रूप में पानी प्राप्त होता है भारत को, तो ये वाला प्रश्न पहला सही है। तो इसका उत्तर होगा 4%। कितना होगा? 4%। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लीजिए। तो कहने का मतलब भारत में दुनिया का कुल पानी विश्व का 4% पाया जाता है। और इससे संबंधित देख लीजिए भारत में जो सबसे ज़्यादा पानी है किन किन राज्यों में पाया जाता है? एक तरह से मैं प्राकृतिक स्रोतों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका है असम है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, आदि पहाड़ी राज्यों में कहने का मतलब है
पाया जाता है, क्योंकि वहाँ से तमाम नदियों का उद्गम स्रोत भी होता है, नदियाँ वहीं से निकलती हैं, तो पानी का स्रोत ज़्यादा रहता है। अब आगे एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत का जो पंजाब राज्य है जो सबसे विकसित प्रदेश माना जाता है, वहाँ पर जो है पानी पीने योग्य जो पानी है, पीने योग्य पंजाब राज्य में पानी पीने योग्य जो है उसका जो परसेंटेज है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, लगभग 97.6%। अगर देखा जाए वर्तमान में जो पहुँच है पानी पीने की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। अब इससे संबंधित कुछ और हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो जो नर्मदा नदी का जो आपका उद्गम स्थान है, सबसे पहले हम उद्गम देख लेते हैं। उद्गम स्थान है, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं हम अमरकंटक पहाड़ी। क्या बोलते हैं? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इसी पर आपका जो है सरदार सरोवर जो बांध है इसी पर बना हुआ है। अब निकलती है तो अब ये देख लिए कहाँ गिरती है। गिरती मतलब है उसका अंत कहाँ से होता है? तो आपका अरब सागर में, अरब सागर में ये गिरती है। अरब सागर पे खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये भी पूछा जा सकता है। इस परियोजना से आपका सरदार सरोवर जो परियोजना है, इससे लाभ लेने वाले कौन कौन से राज्य हैं? आपका अभी गुजरात है, गुजरात राज्य में पड़ता भी है। दूसरा है मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका राजस्थान है, चौथा आपका महाराष्ट्र है। क्या है? ये सब राज्य इस लाभान्वित होते हैं बिजली पानी अन्य चीज़ों से। और अभी जब ये परियोजना बन रही थी तो इस परियोजना को मतलब है जनता द्वारा या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मतलब है इसको मतलब है विरोध भी इसका खूब हुआ। तो इसके आंदोलन के खिलाफ मतलब है इसको बनने के खिलाफ, तो इसमें तब एक आंदोलन चलाया गया जिसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो अगुआ थे या आप हम कह सकते हैं नेता या उसके, तो इसमें पहला नाम आता है मेधा पाटेकर का, मेधा पाटेकर, ठीक। दूसरा नाम आता है आपका बाबा आमटे और साथ ही में कुछ मानवाधिकार संगठन भी इसके विरोध में आए। विरोध करने का कारण है कि जो उसके आसपास की आबादी है उसको नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसलिए काफ़ी इसको सरदार सरोवर बांध को विरोध का सामना करना पड़ा। सरदार सरोवर बांध से संबंधित और कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि जो सरदार सरोवर आपका बांध है, जो इसकी परिकल्पना की जो नींव रखी गई थी वह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। 1961 में कब रखा गया था ये पूछा जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है कोसी, चौथा है कृष्णा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा टिहरी बांध किस नदी पर है? तो आपका भागीरथी नदी पर है। अभी देख लेते हैं कि टिहरी बांध आपका किस राज्य में पड़ेगा। तो यह भारत का एक राज्य है जिसे हम बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? 2000 में। अब इसका निर्माण कार्य टिहरी बांध का कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और यह जो बांध है मूलतः 2 नदियों पर बना हुआ है। एक मतलब है भागीरथी, तो ऑप्शन ही दिया हुआ है, भागीरथी प्लस भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह इससे संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह भारत का
सबसे ऊंचा बांध भी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। अभी जब बांध बन रहा था तो इसके खिलाफ आंदोलन भी चले थे। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वह आपके सुंदर लाल बहुगुणा जी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हौज एक खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी। तो इससे संबंधित और चीज़ें हम देख लेते हैं। हौज ए खास को हौज ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली में आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो सल्तनत युग का एक शासक था और खिलजी वंश का शासक था। सल्तनत युग चल रहा था, उसमें खिलजी वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था बनवाने का? उद्देश्य था, दिल्ली के पास में एक किला बनवाया गया था जिसका नाम था सीरी का किला। उसमें पानी की आपूर्ति करने के लिए बनवाया गया था। बाद में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया। किसके पास? हौज ए खास के पास पुनः निर्माण करवा करके इसके आसपास एक मस्जिद बनवाई, एक मस्जिद, और एक बगल में एक मकबरा भी बनवाया अपने राजवंशों का। साथ ही में एक मदरसा भी बनवाया था। अब इस चैप्टर से संबंधित होमवर्क दिए जा रहे हैं छात्रों को, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है मानसूनी हवाएं, तीसरा है समुद्री ज्वार, चौथा है ओले। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, भूजल स्तर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है अधिक सिंचाई, दूसरा है कम जनसंख्या, तीसरा है पहाड़ों का कटाव, चौथा है आपका अधिक वर्षा। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, बांधों के निर्माण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है सड़क निर्माण, दूसरा है सिंचाई और बिजली उत्पादन, तीसरा है उद्योग स्थापित करना, चौथा है खेती कम करना। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है बिजली बनाना, पानी बर्बाद करना, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है बारिश के पानी को संग्रहित करना, चौथा है सड़कें साफ करना। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा गंगा ब्रह्मपुत्र, चौथा कावेरी। इस प्रश्न को छात्रों, पांचों प्रश्न को छात्रों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।